मोदी आज काशी के लालपुर में बुनकरों से अपना वादा निभाने पहुंचे थे तो जयापुर गांव को गोद लेकर भी उन्होंने दिल छू लेने वाली बातें बोली। मोदी ये भी बताना नहीं भूले कि अगर लोग चाहें तो काशी की बिगड़ी सूरत बदल सकते हैं। मोदी काशी को भी सुधार रहे थे तो काशी से ही पूरे यूपी में भी बदलाव की बयार चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बड़ी बहस का सवाल है कि क्या बनारस बनेगा यूपी में बदलाव की प्रयोगशाला। कुछ समय पूर्व मैंने आना तय किया था, लेकिन आंध्र में बहुत ही बड़ा साइक्लोन आया, उसके कारण मेरा वहां जाना जरूरी था, उसके कारण मैं यहां नहीं आ पाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में ये पहला दौरा था, इसलिए मोदी ने काशी का कोना कोना नाप लिया। चुनाव के दौरान मोदी ने बनारस के बुनकरों की बदहाली दूर करने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने बजट में ऐलान किया था कि 50 करोड़ की लागत से बुनकरों के लिए सुविधा केंद्र खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये वादा पूरा कर दिया। जमीन की अगर लागत जोड़ दें तो ये शायद 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर जमीन की लागत में न गिनूं तो भी आज बनारस को 150 करोड़ रुपयों का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को अपना बना लिया। सिर्फ गांव को गोद लेकर नहीं, बल्कि दिल छूने वाली अपनी बातों से भी। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। जिस संबंध का प्रारंभ संकट की घड़ी से होता है, वो संबंध चिरंजीव बन जाता है। मोदी जहां गए वहां उन्होंने लोगों से एक ही बात कही कि सोच बदलिए, आगे बढ़िए। एक गांव वाले लोग बैठ करके तय करें कि भाई फलानी तारीख को हर वर्ष हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे। खाना खाने से पहले हमारे गांव का हर बच्चा हाथ धो करके ही खाना खाएगा। मुझे बताइए, इस काम के लिए सरकार की जरूरत है क्या? अब सवाल ये है कि क्या मोदी काशी को बदल देंगे? मोदी वैसे तो पूरे देश की शक्लो सूरत बदलने के मिशन पर है, लेकिन काशी उनकी योजनाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। मोदी ने ये भी संकेत दे दिया कि काशी को केंद्र में रखकर वो पूरे यूपी में बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की, उसमें भी खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की बैंकें बंद पड़ी है। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने एक करीब 2375 करोड़ रुपया 2375 करोड़ रुपये का पैकेज देना तय किया है, घोषित किया है। पूर्वांचल के बीमार जिला सहकारी बैंकों के लिए पैकेज देकर मोदी ने यूपी के इस सबसे पिछड़े इलाके की जनता की दुखती रग पकड़ी है। माना जा रहा है कि जिला सहकारी बैंकों के जरिए वो पूर्वांचल में उद्योग धंधों के लिए माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस चाहत पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। राजनीति के गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बनारस को यूपी में बदलाव की प्रयोगशाला बनाएंगे नरेंद्र मोदी। संतोष ओझा, अभिषेक चंद्रा और विपिन चौबे के साथ रजत राकेश टंडन, वाराणसी, इंडिया न्यूज।
तो बड़ा सवाल, क्या बनारस को बदल देंगे, काशी को बदल देंगे नरेंद्र मोदी, और क्या बनारस बनेगा यूपी में बदलाव की प्रयोगशाला? प्रयोगशाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं से बदलाव हुआ था उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान, और यहीं से बदलाव की एक ऐसी बयार चली थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने 80 में से 73 लोकसभा की सीटें जीती थी, और यहीं से नरेंद्र मोदी को संपूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ था। तो आज वो कर्ज उतारने गए थे, और कितना कर्ज उन्होंने उतारा है इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता साहब सिंह चौधरी साहब सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ थोड़ी ही देर में राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, आचार्य जितेंद्रानंद जी महाराज जुड़ेंगे जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं गंगा महासभा के, डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ेंगे जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन पूनिया साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, बनारस में जिस तरह का भाषण दिया है, जिस तरह से उन्होंने आदर्श ग्राम गोद में लिया है, या ये कहें कि गांव को उन्होंने ये कहा है कि गांव मुझे गोद ले ले, इसकी अपील की है, तो कम से कम बनारस में तो छा गए मोदी। देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री जी का ये चुनाव क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, और लगभग 6 महीने हो गए उनका पहला विजिट है। गुजरात तो वो पहले भी हुआ है, लेकिन बनारस में जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो 6 महीने के बाद उनको समय मिला और उन्होंने एक प्रोग्राम रखा कि हर सांसद एक एक गांव गोद लेगा पहले, और उसी गांव को गोद लेने के लिए वो पहुंचे। और मेरा ये तो मानना है कि एक गांव से जो लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, एक लोकसभा क्षेत्र में 3000 से 6000 के बीच में गांव रहते हैं, और एक गांव के आधार पर कहते हैं कि सब आप तस्वीर बदल जाएगी या परिवर्तन की प्रयोगशाला यहां बन जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये नहीं संभव है। एक केंद्र सरकार की तरफ से कोई नीति होनी चाहिए। जैसे पहले प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी, उसमें ये मानक रखा था कि जिन गांवों की 40% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या है, उन गांवों को पहले लिया जाएगा और उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उपलब्ध कराया जाएगा। तो वो समझ में आती है बात। लेकिन सवाल ये उपलब्ध हुआ क्या पूनिया जी? 10 साल आपकी सरकार रही, कितने गांव ऐसे हैं जिनमें उपलब्ध हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, ये कोई काउंटर सवाल पूछने की बात नहीं है दीपक जी। वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया था और अनेक प्रदेशों में ये पैसा उपलब्ध कराया गया था। ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश का जब नंबर आया तो उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कहा कि हम तो अपने से ही पैसा लगाते हैं, प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने एकदम मना कर दिया, शायद ये समझ के कि दलितों में ये संदेश ना चला जाए कि प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए कर रही है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है और राजनीति करने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी। चाहे थोड़े ही गांव हो, लेकिन योजना थी, योजना उपलब्ध कराया। और हो सकता है कि कुछ गांव में हुआ हो, कुछ गांव में नहीं भी हुआ हो। मैं इसकी बात नहीं कर, मैं नीति की बात कर रहा हूं। एक प्रधानमंत्री की तरफ से, एक सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना होनी चाहिए, उसके मानक होने चाहिए और मानक के अनुसार से वो काम हो। देहात में, गांव में पहुंचना जरूरी है, हर सरकार का पहुंचना जरूरी है, पहुंचना चाहिए। चाहे वो मनरेगा के माध्यम से पहुंचे, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से पहुंचे। और राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय पहली बार जो जनप्रतिनिधि है ग्राम स्तर के लोग, उनको सशक्तिकरण किया गया, उनको पावर दी गई, उनको अधिकार दिए गए। तो इस तरह से परिवर्तन होगा और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं है कि पहले दूसरी सरकार थी, उनकी योजनाएं उन सब करना, में उनको हटा दीजिए, हम अलग से करेंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि भावना नहीं रहनी चाहिए। जो अच्छी योजनाएं हैं वो लागू करें, आप लागू करें, हम उसका स्वागत करेंगे। तो हमारा भी ये मानना है
कि सरकार अच्छे कार्यक्रम करे और लोगों को लाभ पहुंचे, लोगों को खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में और गरीबों में, अनुसूचित जाति के लोगों में, उनके लिए कोई योजना होनी चाहिए। ऐसी कोई योजना इन्होंने नहीं प्रस्तुत की है। आपको नहीं लगता आदर्श ग्राम योजना एक अच्छी योजना है? हिंदुस्तान भर को बदलने का कोई प्रयोगशाला होगी, मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता आदर्श ग्राम योजना एक अच्छी योजना है? नहीं, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। और इन्होंने जो रखा है आदर्श ग्राम योजना, तो मैंने पूरा बताया कि हम स्वागत करते हैं। ये जरूर ठीक है, गांव का विकास होगा, थोड़े ही गांव का होगा, लेकिन मैंने एक सुझाव मात्र दिया है कि इसको अगर विस्तार करते, इसको एक मानक जरा विस्तृत कर देते तो वो ज्यादा होता, अच्छा होता। बहुत से लोग, सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहां पर भी विकास हो, लेकिन हम एक गांव तक सीमित रह के रख देंगे। तो मैंने सुझाव दिया है। बाकी हम इस योजना का स्वागत करते हैं। एक गांव में ही सही, अगर वो विकसित होकर अच्छे पैमाने पर विकसित हो जाए तो हमें उसकी बड़ी खुशी होगी और हम इसका स्वागत करते हैं। साहब सिंह जी, उत्तर प्रदेश में राजनीति की बिसात बिछ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जो जमीन मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी। सवाल यह है क्यों? दीपक जी, पहली बात तो ये है कि देश में विकास होना चाहिए, किसी स्तर पर भी होना चाहिए, जो भी कर सकता है, जिसका जो भी सामर्थ्य है, जो भी साधन है। लेकिन जहां तक जमीन का सवाल है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमापूर्ण और बहुत सम्मानजनक है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि कैसी बात कहनी चाहिए? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जमीन मांगी गई थी और जमीन दी है प्रदेश सरकार ने। जिस जमीन की बात कर रहे हो प्रदेश सरकार की जमीन ही नहीं है, वो ट्रस्ट की जमीन है। जिस जमीन की बात कर रहे हैं, जो चीज प्रदेश सरकार की है नहीं, तो प्रदेश सरकार कैसे दे देगी? अभी मुख्यमंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि वो जमीन पसंद ना हो और प्रधानमंत्री जी और कहीं दूसरी जगह अल्टरनेट जगह चाहे तो हम देने को तैयार हैं। अरे अब तो सुविधा केंद्र बन गया है। अरे अब तो सुविधा केंद्र बन चुका है भैया, उस पर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब दूसरी जगह जमीन लेके क्या करेंगे? अरे तो वो बताइए ना, जिस जमीन तर्क बताइए। जिस जमीन की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने वो जमीन चाही थी, वो जमीन हमें नहीं मिली है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वो जमीन प्रदेश सरकार की नहीं, एक ट्रस्ट की जमीन है और उस ट्रस्ट के द्वारा वहां बाकायदा गतिविधि जारी है, वहां हॉल बने हैं, बहुत सारी चीज बनी है, वह गतिविधि जारी है जिस जमीन की बात। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं? यही तो सरकार की जमीन है। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसकी इंक्वायरी कर ली जाए, यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो ट्रस्ट की जमीन है, राज्य सरकार की जमीन नहीं है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। एनके सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने खुद मन से कहा कि वो राज्य सरकार की जमीन। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जैसे पद का व्यक्ति इस तरह की बात पब्लिक में कह रहा है। एक्चुअली उस ट्रस्ट में जो नॉमिनी, उसका चेयरमैन जो होता है वो गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। लेकिन इशू ये नहीं है। आपका बेसिक प्रेमाइस ये है कि अगर रूरल एरिया का विकास करना है, क्योंकि वो रूरल एरिया में सिल्क उद्योग रूरल एरिया में है, तो अगर रूरल एरिया में शिफ्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ऐसे बड़े कद में इसकी जरूरत थी कि रिफर करें राज्य सरकार को, बल्कि लेके चलें। एक मैसेज ये चला गया ना कि राज्य सरकार से कहीं एक ना इत्तेफाकी है, वो इस ओकेजन पे होना नहीं चाहिए था। वैसे पुनिया साहब ने जो कहा है, मैं उसको थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्मेट पे डाल दूं और उसको कंप्लीट कर दूं। बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने ये जो काम किया है, एक चीज होती है एक मॉडल देना, मॉडल से एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, वो जनरलाइज होता है, उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है और कल्चर डेवलप करता है। तो अगर मोदी जी गांव डेवलप कर रहे हैं, सारे एमपीज को, एमएलएस को, जो 5500 हैं इस देश में, अगर उनको कह रहे हैं कि आप गांव डेवलप कीजिए, तो एक गांव एक साल में अगर आप लेते हैं तो करीब 25,000 गांव होंगे, लेकिन 7 लाख का विकास इससे नहीं होगा। यहां पे पुनिया साहब की बात आती है कि लिहाजा एक पॉलिसी बैकअप होना चाहिए। वो पॉलिसी बैकअप अभी नहीं आया है, वो पुनिया साहब सही कह रहे हैं, लेकिन उससे ये कह देना कि नहीं एक गांव के विकास से नहीं होगा, ये एक मॉडल है जिसको कि वो मोदी जी एक रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये वो पॉलिसी बैकअप अभी नहीं आया है, वो पुनिया साहब सही कह रहे हैं, लेकिन उससे ये कह देना कि नहीं एक गांव के विकास से नहीं होगा, ये एक मॉडल है जिसको कि वो मोदी जी एक रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पुनिया साहब ने कहा कि मायावती नहीं चाहती थी इसका श्रेय कांग्रेस गवर्नमेंट को मिले, तो उन्होंने स्कटल कर दिया उस प्रोजेक्ट को। इस पूरे देश की प्रॉब्लम यह है कि अगर मॉडल गांव के मोदी जी के कंसेप्ट को
कांग्रेस के एमपी अडॉप्ट करते हैं तो नतीजा ये होगा कि क्रेडिट ये मोदी जी को या बीजेपी को चला जाएगा, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो जो पूरा जो एटमॉस्फियर है वो इसका है कि क्रेडिट किसको मिल रहा है। नेचुरली मोदी जी को, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्रेडिट जाएगा मोदी जी को। तो अधिकांश आप देखेंगे कि तमाम जो नॉन बीजेपी एमपीज हैं वो इसको उस तरह फॉलो नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये होस्टाइल नेचर है पॉलिटिक्स का, ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो तो बेटर रहेगा। अब मोदी जी की बात पे आइए। बहुत सीधी सी बात है कि उन्होंने एक कलेक्टिव एक्शन की बात कही कि भाई गांव में स्टेट का इंतजार क्यों करते हो, गड्ढे पाटने हैं सब मिलकर पाट दो। तो कलेक्टिव एक्शन बड़ा अच्छा होता है और किसी भी समाज के लिए एक बेटर माना जाता है। लेकिन ये काम है एक्चुअली समाज सुधारक का। ये जो पॉलिटिकल क्लास में बैठे हुए लोग हैं ये समाज सुधार का काम करते हैं, तो अजीब सा लगता है, क्योंकि उसके साथ बैकअप होना चाहिए पॉलिसीज का। अगर उनका कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट में भाग दे गांव के लोगों का हो, तब फिर वो ये कहें कि नॉन स्टेट एक्टर के लिए हम एक कानून बना रहे हैं कि वो मॉनिटरिंग करेंगे आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की। अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले दिनों में मुमकिन है कि करें कि जो गांव के कलेक्टिव एक्शन है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारा नहर कैसा बनेगा, नहर का ठेकेदार कौन होगा, नहर का इंजीनियर कौन होगा। अगर ये उनकी मुराद है तो बहुत अच्छी चीज है। नॉन स्टेट एक्टर आज देश में आने चाहिए और कानूनी रूप से उनको ये ताकत दी जानी चाहिए कि वो स्टेट के फंक्शन को देख पाए। अगर मोदी जी ये कर लेते हैं तो ये अपने आप में क्रांतिकारी हो गया। सबसे बड़ी बात है कि आज जो उन्होंने कहा है उसने काफी जनता को मुतासिर किया है। जो स्पीचेस हैं उससे जनता बहुत मुतासिर हुई है। लेकिन जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो पॉलिसी बैकअप होना चाहिए स्टेट के उससे जानिब से, वो शायद अभी नहीं हो पाया है, जिसकी तरफ पूनिया जी इंगित कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन और वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप बहस में नहीं जुड़े थे, लेकिन चौधरी साहब सिंह ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मंच से प्रधानमंत्री को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि राज्य सरकार ने हमको वहां पर उचित जमीन नहीं दी है, प्रधानमंत्री के कद के लिए ये शोभा नहीं देता है। दीपक जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं देर से ज्वाइन कर पाया, मगर जो प्रश्न आपने पूछा मैं उसका उत्तर दे दूं। आप देखिए, प्रधानमंत्री पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। मंच से अगर उन्होंने ये कहा कि हम चाहते थे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मैंने प्रतिज्ञा किया था कि एक फैसिलिटेशन सेंटर वीवर्स के लिए खुले, वो एक ऐसी जगह में खुले जहां सब लोग बहुत आराम से और आसान से आ सके, अर्थात पास में खुले। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो किन कारणों से नहीं हो पा रहा है, इस विषय को पारदर्शी तरीके से और ओब्लिक वे में मंच पे से कहना मुझे लगता है ये बिल्कुल आवश्यक है। जनता और प्रधानमंत्री के बीच किसी प्रकार का पर्दा रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर राज्य सरकार ने इस प्रकार से काम किया कि राज्य सरकार जानबूझ के एक अच्छे काम को साइड कर रही है, उसे दरकिनार करने की कोशिश कर रही है, तो प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही ओब्लिक वे में इस विषय में जनता को बताएं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं नजर आता। मगर द लार्जर इश्यू है दीपक जी, यही है कि आज प्रधानमंत्री जी ने मन से यह भी कहा है कि जो डेवलपमेंट का मुद्दा है, जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, वो गैर राजनीतिक तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक होकर आगे बढ़ें तो वो बेहतर रहेगा। आज जो वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा और किया, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट के विषय में उन्होंने बात की है, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए, किसी प्रकार का खीज या फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम सब आगे बढ़े। वाराणसी पूरे विश्व का सबसे पुराना स्थान है, सबसे पुराना शहर है, और विश्व के सबसे पुराने शहर को विश्व के सबसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री अगर उसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? बताइए साहब सिंह, ये तो पारदर्शिता की बात थी, आपको क्यों बुरा लग रहा है इस बात को? देखिए, ऐसा है, संबित पात्रा जी जो कह रहे हैं, जहां तक सवाल इस बात का कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको मिलजुल कर विकास के लिए काम करना चाहिए, तो एक तरफ तो सबके मिलने जुलने की बात करते हैं, दूसरी बात जो है प्रदेश सरकार पर गलत तरह का आरोप मढ़ते हैं। जो जमीन है वो प्रदेश सरकार की नहीं है, ट्रस्ट की जमीन है। जहां जमीन उपलब्ध हुई है प्रदेश सरकार ने वहां जमीन दी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने उसके बाद ये भी कह दिया, प्रधानमंत्री जी इसके बजाय भी यदि कहीं दूसरी जगह कोई जगह चाहे तो राज्य सरकार देने को तैयार है। राज्य सरकार का एजेंडा, राज्य सरकार की इच्छा, राज्य सरकार का प्रयास प्रदेश के विकास का है। प्रधानमंत्री जी जितनी भी योजना प्रदेश में लावे, प्रदेश सरकार उसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी, पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की इच्छा प्रदेश के विकास की है।
लेकिन ये जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह का जो है माहौल पैदा किया गया है, प्रधानमंत्री जैसे जो है जिम्मेदारी के पद से जिस तरह की बात कही गई है, ये बात उचित नहीं है। संबित पात्रा जी इसके पक्ष में चाहे कुछ ही कहें कि ये पारदर्शिता है या ये पब्लिक को जो है मैसेज देने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। यदि कोई इस तरह की बात थी तो प्रधानमंत्री जी संवाद कर सकते थे, मुख्यमंत्री जी से पहले बात कर सकते थे कि वो जमीन जो है, हालांकि वो जमीन शहर के बीचों बीच है, वहां आने जाने की भी उतनी सुविधा नहीं है। बहुत आप लोग जानते हैं बनारस की गलियां बहुत जो है भीड़ी हैं और वहां समस्याएं हैं, तो जमीन दी गई है, उपयुक्त करके जो है सारे सिस्टम से बात करके दी गई है। प्रधानमंत्री जी को यदि उसमें कोई तरमीम चाहिए थी या प्रधानमंत्री जी उससे संतुष्ट नहीं थे, कोई बात थे, प्रधानमंत्री जी के सुझाव पर प्रदेश सरकार विचार करती और जो प्रधानमंत्री चाहते थे अंत में वही फैसला कर देती। लेकिन इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के लिए कहना, ये तो प्रधानमंत्री जी अपने कद को खुद छोटा कर रहे हैं। साहब प्रदेश सरकार ने जो है हमारे पर पोचो मारना, हमारी चाहे जमीन नहीं दी, वो तो प्रधानमंत्री की गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मेरा सीधा ये प्रधानमंत्री पर आरोप है। प्रधानमंत्री की गरिमा को समाप्त करें। संबित पात्रा, प्रधानमंत्री फोन उठा के तो अखिलेश यादव को घुमा सकते थे। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, और देखिए ये आप भी जानते हैं दीपक जी, जब बिजली का संकट उत्तर प्रदेश के ऊपर हुआ तो पीयूष गोयल जी जो कि भारत के ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने अखिलेश जी को लगभग 16 या 17 बार, 16 है या 17 है, मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, 16 या 17 बार फोन किया। आपकी बात मुझे आपत्ति, आपकी बात पे आए। संबित पात्रा जी, आपकी बात उचित नहीं है, आपकी बात उचित नहीं है। और नहीं, आपत्ति नहीं है, ये विषय हर कोई जानता है, हम भी जानते हैं, मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरे बोलने के बाद आपत्ति करिए जरूर, मैं उसे चलिए आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं बोल लूं, आप मेरे बोलने के बाद आपत्ति जरूर करिएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। रखिए अपनी बात रखिए। हाँ देखिए दीपक जी, ये हर कोई जानता है, पैनल में सब एक्सपर्ट बैठे हैं कि 16 मई को जब चुनाव का नतीजा आ गया, ठीक उसी दिन सपा सरकार ने केंद्र से बिजली लेना बंद कर दिया। उससे पहले वो बिजली ले रही थी, बिजली की समस्या भी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, ठीक 16 मई को बंद कर दिया। केंद्र सरकार लगातार कहती रही कि आप बिजली क्यों नहीं ले रहे हो, बिजली संकट हो रहा है। इसी वाराणसी में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे इन्होंने बिजली कट कर दिया क्योंकि वहां से वो जीत के नहीं आए, और आज ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हकीकत को जनता के सामने रखे कि किस कारण से इस जमीन को यहां रखा गया है, ये प्रोजेक्ट इस जमीन पे आया है। जब तक रखेंगे नहीं ट्रांसपेरेंसी से तो जनता कैसे जानेगी। दूसरा, आप खुद मान रहे हैं कि हां गड़बड़ी जमीन में हुई है, मगर चुपके हमें बोल देना चाहिए था। प्रधानमंत्री फोन करके हमें चुपके बोल देते। अरे ये लोकतंत्र है, यहां चुपके क्यों बोलेंगे। आपको पता था कि गड़बड़ी है और संवाद जरूर हुआ होगा प्रधानमंत्री कार्यालय से, ऐसा नहीं है कि बिना संवाद के काम होता है, सब कुछ डिस्कशन होता है, तो आप लोगों ने उस पर माना नहीं। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताएंगे जनता को। बहुत ओब्लीक तरीके से, भद्र तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यह विषय उजागर किया। मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि इस विषय को छोड़ के हम जो मूल मुद्दा है विकास का, उस पर चर्चा करें, उस पर चर्चा करें। आपकी बात बिल्कुल सही है। दीपक जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। आपने बिजली का मुद्दा उठाया है, बिजली का जहां तक सवाल है, बिजली जो है प्रदेश सरकार को का जो कोटा है केंद्र सरकार में, वो कोटा नहीं दिया जा रहा है, कोला नहीं दिया जा रहा है, और ऊपर से प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि साहब जो है बिजली खरीदनी बंद कर दी। बिजली तो जो कोटे की वो बिजली दी नहीं जा रही, आज तक नहीं दी जा रही। आज भी जो आधी बिजली जो है, मुश्किल से जो आधी बिजली दी जा रही जो केंद्र का से मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश को, कोला नहीं दिया जा रहा। जहां कोला दिया जा रहा है वो गिल्ला दिया जा रहा है, मशीनें रेंग के चल रही है, कई जो है पावर हाउस बंद हो गए कोयले के बगैर, और मतलब आप प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। संबित, क्विकली जवाब दें, बहस को आगे बढ़ाएंगे। फिर मैं ये हकीकत रखना बिल्कुल क्विकली दे रहा हूं। मेरे पास यहां कोयले के विषय में और बिजली के विषय में तमाम कागज हैं, मैं बोलूंगा तो पढ़ भी दूंगा। इनके 5 फैक्ट्री हैं जो कोयले से चलते हैं, 6 फैक्ट्री हैं जो कोयले से चलते हैं, 5 का सप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 6ठे का ऑस्ट्रेलिया से आता है, 5 का एक्सेस में सप्लाई कोयले का है, 6ठे का इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया निर्यात नहीं कर रही है कोयला, इस कारण से वो बंद पड़ा है। आप इनको बोलिए, कागज पढ़ के बताएं आपके सामने, वरना मुझे बोलिए, मैं पढ़ देता हूं। मेरे पास देखिए संबित पात्रा जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यदि बहस को बिल्कुल सकारात्मक रखोगे और आरोप प्रत्यारोप से बाहर चलोगे तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी बात रहेगी। लेकिन जहां तक आप इस बात को कह रहे हैं,
ये जो है बिल्कुल जो है जो प्रदेश सरकार को जो कोयला मिलना चाहिए केंद्र सरकार से वो नहीं मिल पा रहा। कागज है, वो नहीं मिल पा रहा। उनके पास कागज है, आपके पास कागज है? कागज तो मैं भी उठा के दिखा दूंगा आपका कागज, मेरे पास भी कागज है। इससे क्या वो होता है? कागज आप क्या लिख रहे, कहाँ से ले, क्या मतलब? नहीं, ये तो मेरे नोट्स है भैया, ये तो मेरे नोट्स है। अरे तो वो आप मेरे नोट्स दिखा रहे हो, कागज लाके दिखा रहे हो, आप मेरे नोट्स दिखा रहे हो, अपने कागज लाके दिखा रहे हो। कई बार मैं जो है दीपक जी कई बार दिखा चुका हूँ, मैं कई बार स्थिति बता चुका हूँ, कितना केंद्र का से कोटा बिजली मिलनी चाहिए, कितना कोयला मिलना चाहिए, कितना मिल रहा है। मैं कई बार बिजली की बहस में बता चुका हूँ। जो आज बिजली में बहस होती तो मैं लेकर आता, मेरे पास सारा रिकॉर्ड, बहस होती तो लेकर आते, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। प्रदीप सिंह जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या मोदी जी बदल देंगे काशी, और क्या काशी क्योटो बन पाएगा, जिसको लंबे समय से बहस चल रही है? क्योटो के उप मेयर भी आकर चले गए, एक्सपर्ट्स भी आके चले गए, मोदी जी भी क्योटो होकर आ गए। क्या इतना आमूलचूल परिवर्तन हो पाएगा काशी के अंदर? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, ये कहा जा सकता है कि बदलाव होगा। क्योटो बनेगा, क्या बनेगा ये पता नहीं, लेकिन बनारस की अभी जो स्थिति है उससे बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय अभी नहीं लग रही है। अभी शुरुआती दिन है, काम आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा अंदाजा लगेगा कि सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से बनारस में बड़ा बदलाव आने वाला है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं और दूसरी समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने का खासतौर से जितना केंद्र सरकार से संभव है निश्चित रूप से होगा। अब उसमें ज्यादा हो सकेगा अगर राज्य सरकार का सहयोग मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार सहयोग नहीं करना चाहेगी, क्योंकि सहयोग करने पर उसे भी क्रेडिट मिलेगा। ये जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को ज्यादा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार कहीं भी, बनारस हो या कहीं भी, अगर सहयोग करती है तो उसे ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। दूसरी बात, वो जो गांव को अडॉप्ट करने की बात है, आदर्श गांव की, पुनिया साहब ने भी कहा, एनके सिंह जी ने भी कहा। देखिए, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी पिछले 67 साल से कोई नीतियों की कमी नहीं है देश में, सरकारी योजनाओं की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, फिर भी हम जहां पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचे। इच्छा शक्ति। आज जयापुर गांव की ही बात कर ले तो अगर आज 67 साल बाद भी 8 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर अस्पताल जाना पड़ रहा है, तो जाहिर है कि कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो उसको करने के लिए क्या करें? हम ये उम्मीद करें कि जब एक साथ 7 लाख गांवों में कर सकेंगे तभी करें, नहीं तो सब छोड़ देना चाहिए। तो सकारात्मक बात तो ये है कि कहीं से शुरुआत हो। नरेंद्र मोदी जो बदलाव कर रहे हैं वो ये कि सरकार का संसाधन, सरकार की योजनाएं और समाज की शक्ति दोनों लगे तो विकास तेज होगा, बेहतर होगा। अगर समाज के लोगों की भागीदारी नहीं होगी या कम होगी तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। केवल सरकार, दुनिया में कहीं भी केवल सरकारी प्रयास से विकास नहीं हो सकता पूरे समाज का, जब तक समाज के लोग उसमें नहीं लगेंगे। जब तक ये एहसास आपको नहीं होगा कि ये गांव हमारा है, ये शहर हमारा है, ये जो सरकारी जितने भवन है या जो भी संपत्ति है उसमें हमारा पैसा लगा है, इसकी सुरक्षा, इसकी मरम्मत, इसका रखरखाव, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। दीपक जी, जब प्रदीप जी खत्म कर ले तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इसमें एक चीज और जोड़ना होगा, अगर ये विकास आप करना चाहते हैं तो इसका मेजर कंपोनेंट जो है वो स्टेट के फंक्शन से आता है। लॉ एंड ऑर्डर, आप एक उद्योग वहां लगा रहे हैं, सिल्क यूनिट लगा रहे हैं, पता लगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, वहां पे गुंडे आपको लूट ले गए, तो वहां से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें टीएनडी लॉसेस, पावर नहीं मिल रहा है। नहीं, तो देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि स्टेट का कोई फंक्शन नहीं होगा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन तो होगा ही होगा। नहीं, हम अभी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि स्टेट का बड़ा भारी कंपोनेंट है, और स्टेट अगर नहीं करेगी तो डेवलपमेंट मोदी जी चाहे कितना भी सेंटर से करना चाहे, स्टेट अगर होस्टाइल होगा तो नहीं होगा। तो अगर जैसे आज वाला मोदी जी का पहले लगातार यह है कि नहीं हम राज्यों को साथ लेके चलेंगे, आज वाला जो सेंटेंस है ना, अगर वो सेंटेंस मान लीजिए इस तरह होता कि किन्हीं कारणों से मुझे, हम लोग चाहते थे शहर में मिले तो आसानी रहती लोगों को आने जाने में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो राज्य सरकार से नहीं मिल पाई और हम यहां पे लाए हैं, तो वो एक लगता है कि नहीं होस्टाइल
एक इनिमिकल नहीं है, ये एक्यूजेटरी नहीं है, आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कहते तो वहां पर एक राजनीतिक लड़ाई की जमीन कैसे तैयार होती? हाँ, तो यही 2017 पर उनकी नजर है। 2017 हम लोग मानते हैं कि मोदी जी 17 से ऊपर हैं। दीपक जी, आप एक बात और देखिए, अगर आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए, 2017 पर उनकी नजर है। 2017 हम लोग मानते हैं कि मोदी जी 17 से ऊपर हैं। दीपक जी, आप एक बात और देखिए, अगर आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है कि ये जमीन ऐसी थी जिसको सरकार नहीं दे सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर पसंद नहीं है तो दूसरी जगह बताएं, हम दे दें। सरकार देने को तैयार है, तो देने ये तो जाहिर है कि उनको पसंद नहीं की ट्रस्ट की है, नहीं है, वो बाकायदा नहीं, मुख्यमंत्री बता सकते थे कि वो जमीन ऐसी थी जो सरकार का अधिकार नहीं है। शासन से जानकारी करने के बाद जो है, मैं आधिकारिक तौर पर विधिवत ये बात कह रहा हूँ। आप आधिकारिक तौर पर विधिवत ये बात करें। शासन से जानकारी के अनुसार बहस को आगे बढ़ाते हैं। पीएल पूनिया साहब के पास चलते हैं। पूनिया साहब, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कौन सा गांव गोद लेंगे? मुलायम सिंह का भी आपसे पूछूंगा, हंसिया मत आप। अब ये तो वो बताएंगे जो सांसद हैं, वो सांसद को चयन करना है। मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हुई यहाँ पर, और वो उन्होंने जो गांव चुना होगा वो जरूर चुना होगा। और हमारा पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि इस आदर्श ग्राम योजना में हम पूरा सहयोग करेंगे, और जो भी योजना होंगे उसको लागू करेंगे और उसको पालन करेंगे, और जनता तक, आम आदमी तक, गरीबों तक इसका लाभ पहुंचे, तो उसका हम स्वागत कर रहे हैं। उसके कोई बीच में नहीं आ रहे हैं। दीपक जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि नरेंद्र आप बताएं, उससे पहले मैं एक कैविएट जोड़ना चाहूंगा। मैं कैविएट जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपके बड़े नेता आदर्श ग्राम गोद लेते हैं तो उसका क्रेडिट तो मोदी जी ले जाएंगे कि मोदी जी की योजना, आदर्श ग्राम योजना, उसके चलते राहुल जी और सोनिया जी एक गांव गोद ले रहे हैं, और यहीं पे मामला फंस जाता है, और यहीं पे शायद मामला फंस जाए। बना रही है। अगर वो अपने निर्देशन में अपने निधि से, अपने प्रयास से कोई काम कराएंगे तो उसका श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे ले जाएगा? मैं नहीं समझता ये सही है, क्योंकि उस तरह से तो जो सांसद निधि है वो भी केंद्र सरकार से आती है, और वो सांसद निधि से जो काम हो उसका केंद्र सरकार को श्रेय मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसके माध्यम से जो सांसद उसका पर्यवेक्षण करते हैं, जो सुपरविजन करते हैं, जो देखते हैं, उनके द्वारा संचालित होती है, वो पूरा का पूरा श्रेय उनको मिलता है कि ये सांसद जी के द्वारा काम कराया गया। तो इसलिए कोई भ्रम की स्थिति ना है, और ना ही भ्रम की स्थिति पैदा की जानी चाहिए। और इस योजना में जो भी कोई काम कराएगा सांसद, वो श्रेय उसी को मिलेगा, और पूरे हिंदुस्तान भर के सभी सांसदों के लिए अपेक्षा की है। मैं जो बात बताने जा रहा था कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री हैं। संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उसको लागू करने की जिम्मेवारी मुख्यतः उनकी है, और संविधान के हिसाब से जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी ठीक से काम करता रहे। तो कोई भी ऐसी भाषा मैं नहीं समझता कि बोलनी चाहिए। वो आज भी वो विपक्ष की भूमिका में अपने आप को डाल के देख रहे हैं। ये इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना, इस तरह से राज्य सरकार को कटघरे पे खड़ा करना, मैं समझता हूं किसी तरह मुनासिब नहीं था। और मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी जैसे जैसे प्रधानमंत्री के पद के ऊपर रहते हुए समय गुजरेगा, तो उनके स्वभाव में, उनकी टिप्पणियों में ये अवश्य बदलाव आएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं, पूनिया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव सांसद को गोद ले रहा है, सांसद गांव को नहीं। वो बात तो ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इस योजना में पैसे तो है नहीं, इस योजना में योजनाएं हैं, क्योंकि अगर पैसे जैसे ही आते हैं तो उनको खाने वाले पैदा हो जाते हैं। तो इसमें सांसद निधि कहां से आ गई, इनमें बाकी चीजें कहां से आ गई? इनमें तो खाली सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने वाली बात है। नहीं तो अच्छी बात है। तो इसमें जो भी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उनको केंद्रित करके वहां पर काम कराना है, तो उसमें सांसद जो सहयोग करके करेंगे वो होगा, क्यों नहीं होगा? और कहीं आवश्यक होगा, ये कहीं प्रतिबंध नहीं है कि जो आदर्श गांव योजना में जो चयनित गांव है या अडॉप्टेड गांव है
उसमें सांसद निधि का पैसा ही नहीं लग सकता, ये कहां लिखा है? ऐसा कोई इस तरह का प्राविधान नहीं है, ऐसी कोई बंदिश भी नहीं है। और आप कौन सा गांव गोद लेंगे? नहीं, मैं तो सांसद नहीं हूँ, मैं भी आ सर आप बनने वाले हैं, हो जाऊंगा तो हमने आपको बधाई तो दी नहीं, आप बनने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और राज्यसभा में आने की। नहीं, बन जाएंगे तो जरूर अडॉप्ट करूंगा मैं। और आपको बहुत बहुत बधाई और राज्यसभा में आने की। धन्यवाद। आदर्श गांव योजना को अवश्य पूरी तरह से ईमानदारी से लागू किया जाएगा। आप बधाई नहीं स्वीकार कर रहे हैं पूनिया जी? बढ़ने के बाद ही तो करेंगे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संबित पात्रा, आपको क्या लगता है? आपकी शुभकामनाएं हैं, उसके लिए धन्यवाद। संबित पात्रा जी, आपको क्या लगता है, क्या अपोजिशन खुले दिल से स्वीकारेगी आपकी आदर्श ग्राम योजना है? क्योंकि क्रेडिट तो मोदी जी ले जाएंगे इस पूरी योजना का। देखिए दीपक जी, मैं पूरे पैनल में सबसे यंग भी हूं, तो थोड़ा मजा मस्ती भी करने को आप फ्रीडम मुझे दीजिए। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल यंग व्यूअर्स भी होती है। हम तो इंकरेज करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि आदरणीय स्वागत। हाँ, क्योंकि आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी कौन से गांव गोद लेंगे। जहां तक आदरणीय सोनिया जी का सवाल है, देखिए उनको मौका मिला था, उन्होंने देश को गोद से उतार दिया, इस कारण से देश ने उन्हें स्वीकारा नहीं। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, आप और हम तो रोज देख रहे हैं, राहुल जी कांग्रेस के गोद में ही बैठ जाए यही काफी होगा। कांग्रेस उनको गोद में बैठाने को तैयार नहीं हो रही, वो कौन सा गांव गोद में लेंगे? ये तो बहुत बाद का विषय आता है। और कांग्रेस के तमाम हमारे, देखिए पूनिया साहब बहुत सीनियर है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, तमाम पूनिया साहब की बहुत इज्जत करते हैं, मगर आप देखिए कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है, उन देखिए पूरी कांग्रेस की जो नेतृत्व में आज बड़ा अजीब हाल है, ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है। वो वाह करे या खा करे समझ में नहीं आ रहा उनको। जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं उनका हश्र फिर शशि थरूर और चिदम्बरम जैसे हो जाती है। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता मन में कुछ कह रहे हैं और जुबान में कुछ और कह रहे हैं। इसलिए दीपक जी, जुबान की बातों में मत जाइए, थोड़ा मन में झांक के देखिए, मन में वो वाह ही कह रहे हैं, मन में वाह कह रहे हैं। ये सब ना होता तो आपको कहाँ जो है संबित जी बोलने का मौका मिलता है? ये सब ना होता नहीं, संबित जी तो वैसे ही बोलते रहते हैं, पात्रा जी के बारे में नहीं। संबित पात्रा जी, मैं एक लाइन पे कहना चाहूंगा, ऐसा है संबित जी एवं पात्रा जी, इस देश में दो ही लोग बोलते हैं। संबित पात्रा जी से मैं एक लाइन में बात पूछना चाहता हूं। नहीं है। हाँ पूछिए दो ही लोग बोलते हैं, पूछिए पूनिया जी। नहीं, मैं एक सवाल ये पूछ रहा था कि आपने जो बात कही कि हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में, तो आप एनडीए सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनके मन से पूछ के देखिए कि वो क्या महसूस करते हैं। उनको तो एक तरफ से उनके पर काट के उनको बैठा दिया गया है, उनको अपना पीएस लगाने तक की स्वीकृति नहीं है, प्रधानमंत्री से लेनी पड़ती है। तो उनके मन में क्या है? आप मन की बातें कह रहे हैं कि चिदम्बरम के मन में क्या है, इनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है। आप अपने मंत्रिमंडल के लोगों से उनके मन की बात पूछ लीजिए कि उनके मन में क्या है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जनता को इससे बहुत राहत है, बहुत खुश है जनता। चलिए, इस मन की बात से एक अच्छी बात याद आई, आप एक लाइन में बोल देता हूं। एक लाइन में क्या दीपक जी, आपको ध्यान है आजकल संडे को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात लाके टेलीविजन में कहते हैं, वो रेडियो में कहते हैं। आप सोचिए जरा, अगर यही बात मनमोहन सिंह जी को करना होता तो उसका शीर्षक क्या होता? टाइटल होता मैडम की बात। हमारे यहां मन की बात है, इनके यहां मैडम की बात होता। वो चलिए, लाइटर नोट पे आपने ये बात कही, लेकिन प्रदीप सिंह जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि मोदी काशी को बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने की अगर बात जाएगी तो इन तमाम योजनाओं की, चाहे आदर्श ग्राम को सोनिया गांधी गोद लें या राहुल गांधी गोद ले या मुलायम सिंह जी गोद ले, क्रेडिट तो मोदी ले जाएंगे। नहीं दीपक जी, देखिए जमीन पर जो काम करता है लोग इतने नासमझ नहीं होते। केवल योजना केंद्र की है या नाम प्रधानमंत्री का है, इससे किसी को क्रेडिट नहीं मिलता। अगर होता तो 10 साल की सारी योजनाओं का क्रेडिट कांग्रेस को मिला होता और बाकी दलों को कोई क्रेडिट न मिलता, और
केवल कांग्रेस की ही सरकार होती। तो लोग कांग्रेस तो मार्केटिंग में फेल है ना, और मोदी जी डिस्टिंक्शन जो ऐसा है कि जो काम करता है उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप काम अच्छा करें, एड और बाकी वर्ल्ड में ये होता है जो अच्छा प्रोडक्ट होता है उसको मार्केटिंग की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। नहीं, मार्केटिंग से और ज्यादा बिक सकता है, लेकिन खराब प्रोडक्ट को आप केवल मार्केटिंग से नहीं बेच सकते। इस देश में बिकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को इतना ना समझ नहीं समझना चाहिए। मतदाता के विवेक पर भरोसा जरूर करना चाहिए। वो मतदाता ने अगर आपका साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ना समझ है। साइकिल भी चली निकली पिछली बार। साइकिल उसमें नहीं थी। साइकिल उसमें नहीं थी भाई, उसी मतदाता ने 2012 में आपका साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उसके विवेक पर भरोसा करना चाहिए। वो लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनको समझ में आता है कौन काम कर रहा है, कौन केवल श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका फर्क लोग समझते हैं और उसी हिसाब से पुरस्कार और दंड दोनों देते हैं। पुरस्कार और दंड दोनों देते हैं। लेकिन साहब सिंह जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या काशी को सेंटर में रखकर, क्या काशी का विकास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बना रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी एक प्रयोगशाला, राजनीतिक प्रयोगशाला। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। बड़ी बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्या काशी की सूरत बदल पाएंगे मोदी। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि मोदी काशी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूनिया साहब, मेरा यह सवाल है कि काशी में आते से ही मोदी काशी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ये आरोप लगाती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी को थर्ड क्लास सिटी भी नहीं बना पाए। देखिए, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है और काशी वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उनकी लोकसभा क्षेत्र ठीक होनी चाहिए, ऐसे हर व्यक्ति अपेक्षा करता है और हम भी उम्मीद करते हैं। अगर उसका विकास नहीं हुआ तो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और उसका खामियाजा उनको मिलेगा। लेकिन रायबरेली और अमेठी भी सुपर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव स्थान था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वहां का जो विकास बहुत हुआ है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भर के मुकाबले रायबरेली अमेठी ज्यादा विकसित है। लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से 4% कम है। नहीं है, लेकिन पूरा विकास नहीं हुआ है, आज भी कमी है। आज भी कमी है, आप खुद स्वीकार रहे हैं। संबित पात्रा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप हाथ उठा रहे थे। संबित पात्रा तो कहेंगे। देखिए, मैं भी इसमें ना बहस में नहीं जाना चाहूंगा। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ा है, विकास का मुद्दा छेड़ा है, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि गैर राजनीतिक तरीके से लड़ना है। तो मैं 2-4 पॉइंट वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। नहीं, आप देखिए, वाराणसी में ग्रेटर वाराणसी का पूरा निर्माण होने वाला है, सारनाथ, रामनगर, बाबतपुर। उससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा है वहां पर मैं बोलूंगा कम और करूंगा ज्यादा, लेकिन आज उनके स्पीचेस सुने होंगे आपने, बड़े लंबे लंबे थे दोनों। बिल्कुल, तभी तो हम उन विषयों को आगे रख रहे हैं। प्रधानमंत्री वो स्पीच पे नहीं, देखिए, मैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि आज मैं विकास की बात करूंगा, केवल रेटोरिक्स पे जाना उचित नहीं है। इसलिए 2-4 पॉइंट जनता जाने ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से वाराणसी में एक पूरे ग्रेटर वाराणसी का निर्माण सारनाथ, रामनगर, बाबतपुर, शिवपुर, चोलापुर, गानापुर, इनको मिला के किया जा रहा है। किस प्रकार जो जल परियोजना है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, एक सेकेंड, जल परियोजना है जिसमें 1600 किलोमीटर का जो जुड़ाव होगा पूरा जल के माध्यम से। और आप देखिए, पहला जेट्टी जो पोर्ट बनेगा उत्तर प्रदेश में, जहां से गंगा के माध्यम से वेस्ट बंगाल से जहाज आएगी 600 टन से 1000 टन का माल लेके और रामनगर में पहुंचेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, काफी बड़े रूप में वो जनरेशन होगा। संबित पात्रा जी, अच्छी बातें कर रहे हैं, आप भी आइए, इसके बारे में चर्चा होती रही है। पात्रा जी, बुलेट ट्रेन चौधरी साहब आप भी आ जाइए ना हमारे साथ, क्यों परेशान हो रहे हैं? बुलेट ट्रेन का भी बताओ, बुलेट ट्रेन चलेगी?
नहीं, सब चलेगा। आप लोग आइए ना हमारे साथ, हम सब हिंदुस्तानी तो बैठे हैं यहाँ पे, कोई हम लोग बाहर की कंट्री के लोग थोड़ी बैठे हैं, सब हिंदुस्तानी बैठे हैं। आइए ना, हाथ से हाथ मिला के बढ़े, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाए। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश वरना आगे कैसे बढ़ेगा? हम यहाँ टीवी पे लड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक। अगर आप कुछ कदम बढ़े, हम कुछ बढ़े तभी तो बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जिस हिसाब से बोलना चाहिए। अरे ये तो जनता दल परिवार को एक करने में लगे हैं, आप भूल जाइए ना उस बात करा रहे हैं, तक करते रहेंगे। एक मंच के ऊपर वो मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं। देखिए, सबको सागर में मिलना है एक दिन, दीपक जी, सबको सागर में मिलना है एक दिन। आप लोग भी वहीं जाओगे, आप लोग दूर कहां चले जाओगे यार? चलिए चलते समझता है कि वो सागर, आप लोग आइए, सागर वहां खड़ा है, आप आइए, सागर में मिल जाए। तो इस गलतफहमी में बहुत से लोग हैं। एनके सिंह जी, चलते चलते कितना बहुत से लोग गलतफहमी में रहते हैं। एक लाइन में, ताकि जो मैं आपको देख रहा हूँ, वो गलतफहमी में देख रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन होते हुए हम देख सके। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अब ये 160 दिन हो चुके हैं लगभग। अब मेरे ख्याल से जो जनता का ये पूरा जो यूफोरिया आप देख रहे हैं, ये बात सही है कि मोदी जी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दिया है। उसमें विकास एक बड़ा मुद्दा है और कोई मुख्यमंत्री की अब हैसियत नहीं है कि वो विकास को इग्नोर कर जाए। तो इस समय पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है मोदी जी की वजह से। लेकिन जहां तक समय देने का सवाल है, अब 160 दिन हो गए, मुझे लगता है कि 2, 3, 4 महीने और है, तब जनता पूछने लगेगी कि भाई सफाई तो किया, पर ये कचरा कहां फेंके, ये तो बताओ, ये डिस्पोजल कहां होगा? उसके लिए स्टेट का फंक्शन है, उसके लिए आपने कचरा उठाने के लिए क्या क्या इंतजाम किया है? बड़ा सही पॉइंट बोला। तो ये एक नया एक डायमेंशन है। कचरा आखिरकार फेंके कहां, बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला है। कचरा साफ तो से रिलेटेड इशू है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था बनने में और इस पर असेसमेंट करने के लिए 1.5 से 2 साल का समय लगना चाहिए सरकार को। उसके बाद हमें असेसमेंट करना चाहिए ये सरकार सही दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है। तो कचरा क्यों उठवा रहे हैं? 1.5 साल बाद उठवाते, पहले ये सब कर देते। पहले गंदगी करना तो रोकें आप। जी जी जी। आप यहीं आप अपनी दिल्ली में देख लीजिए, मेट्रो में क्यों सफाई रहती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों गंदा रहता है? मतलब दोनों साथ साथ चले तो आपको लगता नहीं कि बेटर होगा, ज्यादा फास्ट होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। झाड़ू लगे, लेकिन झाड़ू के साथ वो कचरा जाएगा कहां? इसके लिए भी क्रिएट होने में समय लगेगा। इसमें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत छोटा। दोनों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहां क्राउड कितनी रहती है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए, क्राउड तो मेट्रो में भी रहती है। चलिए, इस पर हम फिर से एक बड़ी बहस करेंगे कि आखिरकार स्वच्छता मिशन जो है उसकी कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं और कितने ज्यादा उसमें खामियां हैं या नहीं है, या कितना सफल है कितना असफल है, उस पर हम फिर एक बड़ी बहस करेंगे। लेकिन आज के टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।